हेलो मेरे दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंतिश एजुकेशन पर। आज का इस चैप्टर में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th, जिस चैप्टर का नाम है शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण। यानी कि क्लास 11th का ये चैप्टर है, बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले क्या क्या हैं, तो उसमें हम लोग इस चैप्टर में उदहीर यानी कि ब्लड, फिर लसिका, फिर परिसंचरण पथ, द्विपरिसंचरण, हृदय क्रिया का नियंत्रण और परिसंचरण तंत्र से संबंधित विकार के बारे में पढ़ने वाले हैं, संबंधित रोगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शरीर द्रव्य तथा परिसंचरण, जो कि क्लास 11 का ही चैप्टर है एनसीईआरटी। अब तक आप यह सीख चुके हैं कि जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन, पोषण, अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऑक्सीजन, जीवित कोशिकाओं को ऑक्सीजन जो होती है, ऑक्सीजन, पोषण और अन्य आवश्यक पदार्थ उपलब्ध होने चाहिए। ऊतकों के सुचारू कार्य के लिए अपशिष्ट या हानिकारक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का लगातार निष्कासन आवश्यक है। अतः इन सभी पदार्थों के कोशिकाओं तक से चलन हेतु एक प्रभावी क्रियाविधि का होना आवश्यक था। विभिन्न प्राणियों में इस हेतु अभिगमन के विभिन्न तरीके विकसित हुए। सरल प्राणी जैसे स्पंज व सिलेंट्रेटा बाहर से अपने शरीर में पानी का संचरण शारीरिक गुहाओं में करते हैं। सरल प्राणी जैसे कि स्पंज और सिलेंट्रेटा जो होते हैं, उसमें अपने शरीर में पानी का संचरण जो होती है शारीरिक गुहाओं में करते हैं, जिससे कोशिकाओं के द्वारा इन पदार्थों का आदान प्रदान सरलता से हो सके। जटिल प्राणी इन पदार्थों के परिवहन के लिए विशेष तरल का उपयोग करते हैं। मनुष्य जैसे कि हम बात करते हैं, मनुष्य में सहित उच्च प्राणियों में जैसे रक्त इस उद्देश्य में काम आने वाले सर्वाधिक सामान्य तरल है। एक अन्य शरीर द्रव्य जो होती है उसे लसिका भी कुछ विशिष्ट तत्वों के परिवहन में सहायता करता है। इस अध्याय में आप रुधिर एवं लसिका यानी कि ऊतक द्रव्य के संगठन एवं गुणों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें रुधिर के परिसंचरण को भी समझाया गया है। हम ब्लड की अगर बात करते हैं, रुधिर यानी कि ब्लड, तो ये रुधिर क्या होती है, तो रुधिर एक प्रकार की यह रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव अधात्री यानी कि मैट्रिक्स और प्लाज्मा तथा अन्य संगठित पदार्थ पाए जाते हैं। मैट्रिक्स पाए जाते हैं, द्रव अधात्री मैट्रिक्स और प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती है। अगर हम प्लाज्मा की अगर बात करते हैं, प्रद्रव्य हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त का आयतन का लगभग 75% होता है। प्रद्रव में 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन, एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन है। प्लाज्मा में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाएंगे? फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन तथा एल्बुमिन। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता रक्त थक्का बनाने में होता है या स्कंदन में होती है। फाइब्रिनोजन की जरूरत कहाँ पड़ती है? तो रक्त को थक्का बनाने में और स्कंदन में। ग्लोब्यूलिन का उपयोग हम लोग शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र तथा एल्बुमिन का उपयोग हम लोग प्रासरणीय संतुलन के लिए करते हैं। प्लाज्मा में अनेक खनिज लवण भी पाए जाते हैं, खनिज आयन भी पाए जाते हैं, जैसे सोडियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन, क्लोराइड आयन इत्यादि भी पाए जाते हैं। शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण सुक्रोज, अमीनो एसिड, ग्लूकोज, अमीनो एसिड तथा लिपिड भी प्लाज्मा में पाए जाते हैं। रुधिर का थक्का बनाने अथवा स्कंदन के अनेक कारक प्रद्रव के साथ निष्क्रिय दशा में रहते हैं। बिना थक्का या स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं संगठित पदार्थों के बारे में। संगठित पदार्थ तो लाल रुधिर कणिका जिसे हम लोग इरिथ्रोसाइट कहते हैं, श्वेताणु जिसे ल्यूकोसाइट कहते हैं तथा पट्टिकाणु जिसे प्लेटलेट्स कहते हैं, को संयुक्त रूप से हम लोग संगठित पदार्थ कहते हैं। यानी कि WBC, RBC और प्लेटलेट्स को ही हम लोग क्या कहा जाता है? संगठित पदार्थ कहते हैं। और ये रक्त के लगभग 45% भाग बनाते हैं। इरिथ्रोसाइट रासायनिक रक्ताणु की बात करते हैं, ये लाल रुधिर कणिकाएं अन्य सभी कोशिकाओं से संख्या में अधिक होती है। यह स्वस्थ मनुष्य में एक कणिकाएं लगभग 50 लाख प्रति घन मिलीमीटर यानी कि 5 से 5.5 मिलियन प्रति घन मिलीमीटर होती है। बेवयस्क अवस्था में लाल रुधिर कणिकाएं लाल अस्थिमज्जा में बनती है। कहाँ बनती है? लाल अस्थिमज्जा में बनती है। अधिकतर स्तनधारियों को लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं मिलते हैं तथा इनकी आकृति उभयवतल या बाइकोन की होती है। इनका लाल रंग एक लोहयुक्त जटिल प्रोटीन हेमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण एक स्वस्थ मनुष्य में प्रति 100 मिलीलीटर रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम हेमोग्लोबिन पाया जाता है।
इन पदार्थों की श्वसन गैसों के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत आयु 120 दिन की होती है। तत्पश्चात इनका विनाश पलीहा, जिसे लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान कहा जाता है। पलीहा को लाल रक्त कणिकाओं की कब्रिस्तान भी कहा जाता है, वहाँ पर होता है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं ल्यूकोसाइट यानी कि श्वेत रक्त कणिका। ल्यूकोसाइट को हीमोग्लोबिन के अभाव के कारण तथा रंगीन होने से श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहते हैं। इसमें केंद्रक पाए जाते हैं तथा इनकी संख्या लाल रक्त कणिकाओं की अपेक्षा कम होती है। औसत 6060 प्रति घन मिलीमीटर रक्त होती है। सामान्यतः कम समय तक जीवित रहती है। इनके दो मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है, कणिकाओं ग्रेनुलोसाइट तथा अकर्ण कोशिकाएं, जिसे अग्रेनुलोसाइट कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल ज्योतियों कणिकाओं के प्रकार हैं यानी कि ग्रेनुलोसाइट के प्रकार है, जबकि लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ज्योति अकर्ण कोशिका यानी कि अकणिकाओं का अग्रेनुलोसाइट का प्रकार है। श्वेत रुधिर कोशिकाओं में न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होती है। जो उसमें न्यूट्रोफिल होती है सबसे अधिक होती है, 60 से 65% होती है, तथा बेसोफिल जो होती है संख्या में सबसे कम होती है, 0.5 से 1% होते हैं। ये हमारा देख सकते हैं, हमारा आरबीसी यहाँ चित्र दिया हुआ है एनसीईआरटी में। आरबीसी ये हमारा प्लेटलेट्स का चित्र दिया हुआ है। इओसिनोफिल इस तरह का कुछ चित्र दिया हुआ है, हेडफोन का तरफ का इस दिया हुआ। ये हमारा बेसोफिल हो गया, ये हमारा न्यूट्रोफिल है, ये हमारा लिम्फोसाइट है, ये हमारा टी लिम्फोसाइट है, ये बी लिम्फोसाइट्स है। न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट की अगर बात करते हैं, न्यूट्रोफिल तथा मोनोसाइट 6 से 8% भक्षण कोशिका होती है जो अंदर प्रवेश करने वाले बाह्य जीवों को समाप्त करते हैं। बेसोफिल हिस्टामिन सेरोटोनिन, बेसोफिल जो होती है हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपैरिन आदि का स्राव करते हैं। बेसोफिल किस चीज़ का निर्माण करती है? हिस्टामिन सेरोटोनिन हिपैरिन आदि का स्राव करती है तथा शोधकारी क्रियाओं में सम्मिलित होती है। इओसिनोफिल 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है। इओसिनोफिल का क्या काम है? वो 2 से 3% संक्रमण से बचाव करती है तथा एलर्जी प्रतिक्रिया में सम्मिलित रहती है। लिम्फोसाइट जो होती है 20 से 25%, मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, बी लिम्फोसाइट तथा टी लिम्फोसाइट। बी और टी लिम्फोसाइट 2 प्रकार के लिम्फोसाइट शरीर की प्रतिरक्षा के लिए उत्तरदायी है। पट्टिकाओं में प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मेगाकैरियोसाइट अस्थि मज्जा की विशेष कोशिकाओं के टुकड़ों में विखंडन से बनता है। रक्त में इनकी संख्या 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। प्लेटलेट्स कई प्रकार के पदार्थ स्रावित करती है, जिनमें अधिकांशतः रुधिर तथा थकन जमाने वाले स्कंदन में सहायक होते हैं। प्लेटलेट्स की संख्या प्लेटलेट्स की संख्या में कमी के कारण स्कंदन जमाव में विकृति हो जाती है तथा शरीर से अधिक रक्त स्राव हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, यानी कि हम लोगों ने इस वीडियो में हम लोग क्या क्या देखा है। हम लोगों ने इसका इंट्रोडक्शन देखा, उसके बाद हम लोगों ने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ा। अगली वीडियो में हम लोग रक्त समूह यानी कि ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में शानदार और मजेदार लेक्चर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।